देखिए, आज काफ़ी दिनों के बाद क्लास 11 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसका उपयोग क्लास 12 में भी है तथा साथ ही साथ जितने भी केमिस्ट्री से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साम्यावस्था होता क्या है। साम्यावस्था एक जनरल एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। जब किसी बंद पात्र में एक द्रव वाष्पित होता है तो उच्च गतिज ऊर्जा वाले अणु जल की सतह से वाष्प अवस्था में चले जाते हैं तथा कुछ समय पश्चात वाष्पित जल के अनेक अणु द्रव की सतह से टकराकर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। कुछ समय पश्चात एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिस पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की दर वाष्प के द्रव में परिवर्तित होने की दर के समान हो जाती है, और इसी अवस्था को मतलब ये अवस्था क्या कहलाती है? साम्य की अवस्था या साम्यावस्था कहलाती है। तो समझेंगे एक बार। मान लीजिए कि अगर कोई भी लिक्विड है, अगर उसको किसी बर्तन में बंद कर दें तो हम जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे को गति करते रहते हैं। तो गति की वजह से बहुत से ऐसे कण होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो और द्रव के सतह को छोड़ करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब हम पात्र को बंद करके रखेंगे तो वाष्प बनेगा, लेकिन बाहर तो निकलेगा नहीं। तो वही जब क्या करके बर्तन से ऊपर टकराता है तो ऊपर का वायु क्या बोलते हैं ना, क्या वो क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होता है अंदर, जिसकी वजह से वो वाष्प इसमें परिवर्तित होने लगता है फिर से द्रव में। कहने का मतलब वाष्पन होता है, फिर साथ ही साथ संघनन भी होता है। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है, और एक कंडीशन ऐसा आता है कि कुछ कण वाष्प में बदलेंगे, कुछ कण फिर वाष्प के कण द्रव में बदलेंगे। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था। साम्यावस्था को हमको समीकरण के रूप में दिखाना हो तो इस प्रकार साम्यावस्था पर वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है। मतलब इसे निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं अगर इक्वेशन के रूप में दिखाना हो तो। H2O लिक्विड है, कन्वर्ट किस में होगा? H2O गैस में। H2O लिक्विड जल है और H2O गैस वाष्प। साम्यावस्था देखो, H2O लिक्विड से H2O गैस का बनना ये कहलाएगा अग्र दिशा अभिक्रिया का, और H2O गैस से H2O लिक्विड का बनना ये कहलाएगा विपरीत दिशा। ठीक है। तो साम्य अवस्था पर अभिक्रिया का प्रक्रम रुकता नहीं है, अपितु अग्र तथा विपरीत दिशा में समान रूप से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि साम्यावस्था क्या होती है? गतिज होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साम्यावस्था कैसी होती है? 4 ऑप्शन होगा तो उसमें याद रखिएगा गतिज होती है, मतलब ये गति चलता रहता है। उपरोक्त अभिक्रिया में 2 अर्ध तीर इस बात को दर्शाते हैं कि दोनों दिशाओं में प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं तथा अभिकारकों और उत्पादों के साम्यावस्था पर मिश्रण को क्या बोलते हैं? साम्य मिश्रण कहते हैं। तो एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छी चीज़ें, एक बार पढ़ लोगे माइंड में बैठ जाएगा। अभिक्रिया में 2 अर्ध तीर इस बात को दर्शाते हैं दोनों दिशाओं में प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं तथा अभिकारकों और उत्पादों के साम्यावस्था पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साम्य मिश्रण। ठीक है। समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित 3 समूह में वर्गीकृत कर, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 होता है वे अभिक्रियाएं जो लगभग पूर्ण हो जाती है, मतलब हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। वे अभिक्रियाएं जो लगभग पूर्ण हो जाती हैं तथा अभिकारकों की सांद्रता नगण्य रहती है, मतलब पूरा का पूरा अभिकारक समाप्त हो जाता है। दूसरा वो अभिक्रियाएं जिसमें बहुत कम मात्रा में उत्पाद बनते हैं तथा साम्य अवस्था पर अभिकारकों का अधिकतर भाग अपरिवर्तित रहता है। तीसरा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रताएं साम्य अवस्था में तुलना योग्य होती हैं। इसी अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो कंप्लीट हो गया और ये अभी पूरा ही नहीं हो रहा है, इसलिए जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जितनी भी साम्य अवस्था पढ़ेंगे, हम इस तीसरे टाइप के रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। अब 2 टाइप के प्रक्रम होते हैं, एक भौतिक प्रक्रम, एक रासायनिक प्रक्रम। तो सबसे पहले हम भौतिक के बारे में पढ़ लें, थोड़ा थियोरेटिकल है, इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। मेन हमारा इंपॉर्टेंट रासायनिक साम्यावस्था भी है, इसको देखते हैं। तो भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस,
यदि साम्य किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के कारण स्थापित होता है, तो भौतिक अवस्था का मतलब ठोस, द्रव और गैस, यह भौतिक साम्य कहलाता है। ये 3 प्रकार के भौतिक साम्य संभव। पहला है ठोस द्रव साम्य, मतलब ठोस से द्रव में बदले, फिर द्रव से ठोस में बदले। जैसे बर्फ़ है, गर्म कर दो जल में बदल जाएगा, जल को ठंडा कर दो बर्फ़ में बदल जाएगा। ये परिवर्तन इंटरचेंज आपस में होता रहेगा अगर ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो। ये H2O सॉलिड से कन्वर्ट होगा H2O लिक्विड में, H2O लिक्विड कन्वर्ट होगा H2O सॉलिड में। इस साम्य अवस्था में बर्फ़ के पिघलने की दर तथा जल में जमने की दर समान होती है। यही साम्य अवस्था का मेन डिफिनीशन है कि दोनों क्रियाएं अग्र दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों का जो रेट होगा। कहने का मतलब यह है कि निश्चित ताप पर ठोस द्रव निकाय में उपस्थित साम्य गतिक प्रकृति का होता है। बार बार बताएं, ये रिएक्शन चलता रहता है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि रिएक्शन रुक चुका है, तो रुका नहीं होता है बल्कि गतित होता है, चलता रहता है। नेक्स्ट पहुँचते हैं। दूसरा है द्रव गैस। गैस का मतलब वाष्प साम्य, द्रव से वाष्प में बदलना कहते हो। दूसरा है द्रव गैस मतलब वाष्प साम्य। लिक्विड गैस या गैस को क्या बोलेंगे, वेपर इक्विलिब्रियम। अगर वाटर होगा तो वेपर बोला जाएगा। तो H2O लिक्विड से H2O गैस में परिवर्तन, तो ये कहलाएगा वाष्पन, और गैस से अगर लिक्विड में बदल दें तो ये कहलाएगा संघनन। इसमें क्या होता है, इस साम्य अवस्था में द्रव के जितने अणु वाष्प में परिवर्तित होते हैं उतने ही साम्य में वाष्प के उतने ही अणु पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब वाष्पन और संघनन की दर बराबर होती है और इसे क्या कहेंगे, द्रव गैस साम्य की अवस्था कहते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद से अगला है ठोस गैस। जैसे ऊर्ध्वपातन होता है, ठोस को डायरेक्ट किस में बदल दो, गैस में, गैस कन्वर्ट होगा ठोस में। सॉलिड गैस वेपर इक्विलिब्रियम। यह साम्य उन पदार्थों में पाया जाता है तो ठोस से वाष्प अवस्था में ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। यदि हम आयोडीन को एक बंद पात्र में रखते हैं तो कुछ समय पश्चात प्राप्त पात्र बैगनी रंग वाष्प से भर जाता है। आयोडीन की वाष्प का रंग बैगनी होता है, याद रख लीजिए इसको। तथा समय के साथ रंग की तीव्रता में वृद्धि होती जाती है, परंतु कुछ समय पश्चात रंग की तीव्रता स्थिर हो जाती है। इस स्थिति में साम्य स्थापित हो जाता है। इसे निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे आयोडीन ठोस है, कन्वर्ट होगा आयोडीन वाष्प में, धीरे धीरे कलर नीला होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और एक कंडीशन आएगा कि अब उससे नीला नहीं होगा, वहीं पर स्टॉप कर जाएगा, कहेंगे कि साम्य अवस्था स्थापित हो गया। इसी तरह कपूर है, हीट कर दो गैस में बदल जाएगा, गैस को ठंडा कर दो सॉलिड में बदल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, ये सब ऊर्ध्वपातज है, मतलब ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं। अगला है द्रव में ठोस अथवा गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। मतलब द्रव में हम ठोस को भी घोल सकते हैं, द्रव में गैस को भी घोला जाता है। इस बेस पर साम्य अवस्था अगर हमको पढ़ना है तो क्या होगा, द्रव में ठोस, अगर द्रव में ठोस को घोलें तो दिए गए जल की एक निश्चित मात्रा में सामान्य ताप पर लवण या चीनी की एक सीमित मात्रा ही घुलती है। फिक्स है, अगर आपने लिक्विड मतलब विलायक का आयतन निश्चित कर दिया तो फिक्स है कि उसमें एक निश्चित मात्रा में ही विलायक घुलेगा, मतलब ठोस उसमें निश्चित मात्रा में घुलेगा। इसी के बेस पर एक विलयन आप नाम सुने भी होंगे, संतृप्त विलयन। उसकी डिफिनीशन होती है, किसी ताप पर दिए गए विलयन में यदि और अधिक विलय न घुल सके तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। मतलब मैक्सिमम विलेय पदार्थ अगर विलायक में घुल जाता है, जितना मैक्सिमम घुलता है तो उस अवस्था में जो विलयन तैयार होता है उसी को क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। अब अगर विलेय ऐड करोगे तो विलायक में नहीं घुलेगा। विलेय की विलेयता ताप पर निर्भर करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना फिर घुलने लगेगा, इसलिए क्या विलेय की विलेयता किस पर डिपेंड करती है, ताप पर निर्भर करती है। संतृप्त विलयनों में अणुओं की ठोस अवस्था एवं विलेय के विलयन में अणुओं के बीच गतिक साम्य अवस्था रहती है। संतृप्त विलयन में अणुओं की ठोस अवस्था और विलेय के विलयन में अणुओं के बीच गतिक साम्य अवस्था रहती है। तो इस संतृप्त विलयन के लिए यह साम्य अवस्था होता है। चीनी का विलयन और चीनी, ठोस चीनी, दोनों एक दूसरे से साम्य अवस्था में रहते हैं। किस विलयन में, संतृप्त विलयन में। तथा साम्य अवस्था में चीनी के घुलने की दर चीनी के क्रिस्टलन की दर के इक्वल हो जाती है। ठीक है। अब द्रव में गैस है, ये इम्पॉर्टेंट भी है और सेकेंड ईयर में जब पढ़ोगे तो वहाँ भी पढ़ाया जाता है। एक चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें एक हेनरी का नियम पढ़ाया जाता है, उसमें ये आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। स्थिर ताप और दाब पर गैस के अविलेय अणुओं एवं द्रव में घुले अणुओं के बीच साम्य अवस्था स्थापित रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को किसी विलायक में घोलें तो
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम घोल रहे हैं गैस को और उस विलयन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों के बीच में साम्य अवस्था होती है। यह साम्य अवस्था हेनरी के नियमानुसार है। इस नियम के अनुसार देखो यहाँ से, किसी ताप पर, याद रखिएगा, किसी ताप पर दी गई मात्रा के विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा विलायक के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब किसी भी विलयन में गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होता है। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, एकदम याद रखना है इसको। जैसा कि दैनिक जीवन में अगर उसका उदाहरण देखें तो आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडा वाटर की बोतल में अधिक दाब पर सीलबंद किया जाता है। इस दाब पर गैस के बहुत अधिक अणु द्रव में विलय हो जाते हैं। जैसे ही बोतल खोली जाती है वैसे ही बोतल के द्रव की सतह पर दाब अचानक कम हो जाता है, जिससे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलकर निम्न वायुमंडलीय दाब पर नई साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होती है तथा बोतल के कुछ समय तक खुला छोड़ने पर लगभग सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। अतः सामान्य रूप से कहा जा सकता है क्या, ठोस द्रव जो साम्य होता है, साम्य अवस्था के लिए वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1.013 बार, 1 बार मान के चलते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू जो होता है वायुमंडलीय दाब का कितना होता है 1.013 बार। एक ही ताप यानी गलनांक ऐसा होता है, मतलब गलनांक पर ही दोनों परावस्थाएं पाई जाती हैं, मतलब गैस और द्रव, ठोस और द्रव। यदि परिवेश से ऊष्मा का विनिमय न हो, परिवेश का मतलब होता है कोई भी ऐसा पदार्थ, मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में हमको अध्ययन करना है, सपोज दैट ये कॉपी ही दिख रही है आपको, तो इसके बारे में हमको जानना है, तो इस कॉपी को छोड़ के इसके अगल बगल जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब किस में आएंगी, परिवेश के अंदर। परिवेश से ऊष्मा का विनिमय न हो तो दोनों प्रवस्थाओं में द्रव्यमान स्थिर होते हैं। अगर वाष्प द्रव साम्य है तो साम्य अवस्था के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प द्रव दाब स्थिर होता है। अगर वाष्प द्रव साम्य है तो साम्य अवस्था के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब स्थिर होता है। इसी को हम गलनांक बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, क्वथनांक। अगला है, द्रव में ठोस की घुलनशीलता के लिए किसी निश्चित ताप पर द्रव में ठोस की विलेयता निश्चित होती है। द्रव में ठोस की घुलनशीलता के लिए किसी निश्चित ताप पर द्रव में ठोस की विलेयता निश्चित होती है। अगर टेम्परेचर आप फिक्स कर दो तो किसी भी विलयन की विलेयता क्या होगी, फिक्स होगी। निश्चित, अगर विलायक की मात्रा निश्चित है तो निश्चित विलायक में कितना विलय घोलता है उसी को क्या बोलते हैं, विलेयता। द्रव में गैस की विलेयता का द्रव के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत है सेकेंड ईयर में आपको। द्रव में गैस की जो विलेयता होती है द्रव के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये याद रखिए, हेनरी का नियम है, जरूर याद कर लेना इसको। द्रव में गैस की विलेयता द्रव के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होती है। समझ में आ गया ना। अब देखो, ये ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है, इस जनरल थियोरेटिकल इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद अभी जब रासायनिक साम्य शुरू होगा ना तो वहाँ से इम्पॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को इसके बाद हम वाला रासायनिक साम्य का वीडियो चेक करेंगे। अब इस पर देखेंगे आपका क्या रिस्पांस है, उसी के बेस पर अगला वीडियो हम आपको देंगे। तो भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था के सामान्य लक्षण क्या होता है, मेन टॉपिक यही याद रख लीजिएगा बस। निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्य अवस्था संभव है। निकाय बंद होना चाहिए, मतलब पात्र बिल्कुल बंद होना चाहिए। साम्य अवस्था पर दोनों विरोधी अभिक्रियाएं बराबर वेग से होती हैं, इनमें गतिक किंतु अस्थायी अवस्था होती है। साम्य अवस्था पर दोनों विरोधी अभिक्रियाएं बराबर वेग से होती हैं, इनमें गतिक किंतु अस्थायी अवस्था होती है। नंबर 3 है, निकाय में सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। चौथा लक्षण है, साम्य अवस्था में निश्चित ताप पर निकाय में उपस्थित पदार्थों की सांद्रता स्थिर होती है। और लास्ट है, साम्य स्थिरांक से यह भी ज्ञात हो जाता है कि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था तक कितने % संपन्न हुई है। ये जनरल एक्शन है, इसको मतलब आप एक बार इस वीडियो को देख लें और जनरल एक बार सरसरी निगाह से देख करके पढ़ लेंगे। इसके बाद जो नया वीडियो जो हम बनाएंगे, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि मेन है ये रासायनिक प्रक्रमों में साम्य या रासायनिक साम्य अवस्था। इसी से हम अगला वीडियो डालेंगे, पहले इस पर हम देखेंगे आपका क्या रिस्पांस है, कितने देखते हो और क्या करते हो। अगर आप कहेंगे तो फिर अगला पार्ट इसका हम प्रोवाइड आपको करा देंगे। थैंक यू।